अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग और आदाब अर्ज़ है। आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा, मैं हूँ आपके साथ मदीहा नकवी और मैं हूँ शफात अली। ख़वातीन और हज़रात, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है? कल क्या पै दर पै सरप्राइजेस हुए हैं। ओए होए 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 होए, यानी कि ओए होए 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 होए। एक तो जनाब कल जब शाम को 5:30 बजे वोटों की काउंटिंग हो रही थी, वसीम बदामी, मारिया मेमन, काशिफ अब्बासी, काशिफ अरशद अब्बासी, शरीफ, अरशद साबिर शरीफ, शाकिर साहब, साबिर शाकिर साहब बैठे थे। साबिर शाकिर साहब ने जब कहा ना कि जी 169 और 164, तो उसके बाद पहले तो समझ नहीं आया कि कौन है 169। फिर वसीम बदामी ने सवाल किया तो काशिफ भाई ने साबिर भाई मुस्कुरा दिए कि देखते हैं। क्योंकि शबात हम मुसलसल देख रहे थे जब ये पूरे मनाजिर मुसलसल हम आप एयरवाई न्यूज़ की स्क्रीन पे देख रहे थे, जब अता तारड़ साहब ने विक्ट्री का साइन मतलब जोश में एक्साइटमेंट में बोला ना कि येस, और उसके बाद जब देखा ना कि साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने विक्ट्री का साइन बनाया, तो उस वक्त लगा कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा अपसेट होने जा रहा है। और एग्जैक्टली वही हुआ। हमने देखा कि कल पीडीएम के मुश्तरका उम्मीदवार यूसुफ रज़ा गिलानी उन्होंने 169 वोट सिक्योर किए, जबकि हुकूमत के उम्मीदवार अब्दुल हफीज शेख, जिनसे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता थी, उन्होंने 164 यानी कि 5 वोटों से जो है हुकूमत हार गई। शबात मेरे ख्याल से इसमें बड़ा लेन देन था उन वोटों का जो ज़ाया भी हुए। जी जनाब, 7 वोट ज़ाया हुए। 7 वोटों में ज़ाहिर है चूंकि वोटों के ऊपर कोई निशान नहीं है, वोटों के ऊपर कोई सीरियल नंबर नहीं है, तो ये तो पता नहीं चला कि किसके वोट ज़ाया हुए हैं। अलबत्ता शहरियार आफरीदी साहब ने खुद आके बताया कि जनाब उनसे उन्होंने अपने वोट पे साइन कर दिया है, जिसकी वजह से उनका वोट ज़ाया हुआ। उन्होंने रिक्वेस्ट भी किया कि उनको दोबारा वोट का मौका दिया जाए। वोट जाया कैसे हुआ मुझे ये समझ में, पता नहीं वोट ऑटोग्राफ दे समथिंग क्या कर रहे थे। और ऐसी पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने वोट दिया है सेनेट में, बट उनसे गलती हुई। उसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी काफ़ी मतलब उनसे नाराज़ हुए कि भाई ये क्या किया आपने। बाकी भी 6 है ना, 6 और भी हैं। शफात एक वोट मैटर करता है। खैर ऑपोजिशन तो ये भी कह रही है, राना सनाउल्लाह तो ये भी कह रही है कि भाई कौमी असेंबली में जो कल बात थी वो ये थी कि वज़ीर आज़म इमरान खान और ज़रताज गुल, इनका भी जो वोट है वो ज़ाया हुआ है। वो तो ये बात ज़रताज गुल साहिबा का फिरदौस आशिक अवान ने बताया, और इमरान खान साहब का जो ऑपोजिशन है, जो पीडीएम के जो पोलिंग ऑफिसर्स हैं, जो पोलिंग एजेंट्स हैं, उन्होंने दावा किया कि जनाब ये जो वोट है ये ज़ाया हुआ है। खैर ये सारी बातें तो एक तरफ, आज और भी बहुत सारे सरप्राइजेस बात हुई। कल जनाब क्रिकेट की तारीख में 14 साल बाद, 2007 के बाद 14 साल बाद एक ओवर में 6 छक्के पड़े। न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज का मुकाबला कल पीएसएल की तारीख में। कल आप बड़ी बात है कि कल आप मैच देख रहे थे, क्योंकि कल शबात इतनी टेंशन थी कि मेरे ख्याल से 7:30 बजे के बाद से मैं भी टेलीविजन स्क्रीन के सामने सेटी, वरना मैं तो स्टिकर बन के चिपक गई थी टीवी से। कल जनाब पीएसएल में 13 मैच लगातार बैटिंग सेकंड जीतने के बाद कल 14वां मैच कोयटा ग्लैडिएटर्स ने जनाब फाइनली जीता, बैटिंग फर्स्ट। गुड डे फॉर कराची किंग्स। ऑफ कोर्स अगर हम कैसे कल का दिन पीडीएम के लिए भी बड़ा अच्छा था, मेरे लिए बड़ा अच्छा था। तो कल यस कराची किंग्स भी तो जीत गया ना, ये भी तो देख रहे हैं, डबल खुशियां थी। तो जनाब बहुत कुछ है यहीं, तो आज जरा ज्यादा ही यहाँ लंबा खड़े हो गए हैं यहाँ पे, क्योंकि जाहिर है आज आपके सामने हमने चीजें जो बहुत सारी रखनी थी। तो वो क्या कहते हैं जी, कुड़ी शहर आके मेम हो गई कि साढ़े नाल गेम हो गई। ये जानेंगे कि गेम क्या हुई है। चलते हैं टॉप स्टोरीज की जाने। सेनेट इंतखाबात में बड़े अपसेट के बाद हुकूमत का भी बड़ा फैसला। वजीर आजम कौमी असेंबली से एतमाद का वोट लेंगे। समरी सदर मुमलिकत को इरसाल। वजीर आजम ने पार्टी रहनुमाओं का अहम इजलास भी तलब कर लिया। हुकूमत के 17 वोट कहाँ गए, तहरीक इंसाफ का बड़ा एक्शन, जल्द सामने आने का इम्कान। सेनेट इंतखाबात में हुकूमती इत्तेहादी उम्मीदवार हफीज शेख को 5 वोटों से शिकस्त। तहरीक इंसाफ 25 नशिस्तों के साथ ऐवान बाला की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। पीपल्स पार्टी का दूसरा नंबर, सीटों की तादाद 21 हो गई। एक बहुत अहम खबर जनाब पीएसएल 6 के हवाले से सबसे पहले शामिल करते हैं। पीएसएल 6 के हवाले से आपको बताते चलें कि 2 टीमों के मजीद 3 खिलाड़ियों के कोरोना टेस्ट मस्बत निकल आए हैं। पीसीबी के मुताबिक तीनों खिलाड़ी 10 रोज तक आइसोलेशन में रहेंगे। मुतासरा खिलाड़ियों ने बुध के रोज मुनक्किदा मैचेस में शिरकत नहीं की। अलामात जाहिर होने पर गुज़िश्ता रोज दोपहर में कोरोना टेस्ट कराए गए। पीएसएल 6 की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी आज वर्चुअल मीटिंग का इनेकाद करेगी। तमाम टीमों के मालिकान और मैनेजमेंट मीटिंग में शिरकत करेंगे।
اور اب بات کریں گے کل ہونے والے سینٹ الیکشنز کے حوالے سے، جس سے بہت ساری امیدیں وابستہ تھی حکومت کو، لیکن کل حکومت کو ملا سرپرائز، شاید وہ سرپرائز جس کے ذکر بلاول بھٹو زرداری بار بار کر رہے تھے۔ اور شفاعت، کل آپ نے نوٹ کیا جب ہم لوگ شو کر رہے تھے، یوسف رضا گیلانی صاحب جب آئے تھے اور ان سے پوچھا تھا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ سینٹ انتخابات جیت جائیں گے، تو انہوں نے بولا تھا کہ ہم سینٹ کے انتخابات جیت چکے ہیں۔ اور پھر ایگزیکٹلی یہ ہوا ایکچوئل والے بتا رہے ہیں یا اوپر جوش والے؟ ایکچوئل والے اوہ، ہمارے اچھا، اپنے شو میں آپ کو یاد ہے نا ہم لوگ یس یس یس، کل ہم نے بھی بریک کی تھی۔ اصل میں نا وہ ہمارے پاس کو 2-3 اب آگے ہوئے ماشاءاللہ سے۔ میں تو دیکھا ایئر وائی نیوز کے پاس اب اپنا بھی ان کا ہے۔ خیر جناب، کل بڑا اپسیٹ تھا جی، بڑا اپسیٹ ہوا، لیکن فائنلی بڑے اپسیٹ کے بعد اس سے پہلے کہ اپوزیشن کہتی کہ جناب اب وزیر اعظم مستعفی ہوں وغیرہ وغیرہ، اس قسم کے کوئی بیانات آتے، وزیر اعظم عمران خان نے کل اسی پہ سو موٹو لے لیا اور انہوں نے جو ہے قومی اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لینے کا فیصلہ کر لیا۔ بالکل شفاعت، اور اسی حوالے سے قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کرنے کے لیے جو سمری ہے یا صدر مملکت کو بھیج دی گئی ہے۔ وزیر اعظم نے بھی آج اپنے پارٹی رہنماؤں کا ایک اہم اجلاس جو ہے اس کو کال کیا ہے، اور گزشتہ روز کے سینٹ انتخابات میں اسلام آباد سے حکومتی اتحاد کے امیدوار وزیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ اپوزیشن کے مشترکہ امیدوار یوسف رضا گیلانی سے تقریباً 5 ووٹوں سے شکست کھا گئے۔ یوسف رضا گیلانی جو کہ پی ڈی ایم کے مشترکہ امیدوار تھے، ان کو ملے 169 ووٹ، جبکہ حفیظ شیخ صاحب کو ملے 164 ووٹ۔ تو دیکھا جائے شفاعت، ویسے جو 170 کا تھا نا، وہ خیر یوسف گیلانی صاحب بھی اس پہ نہیں پہنچے، اور وہ تو لیکن 5 ووٹ شفاعت جو ہے 5 ووٹوں سے ہار گئے، اور ساتھ میں جو ووٹ ضائع ہوئے نا، مجھے لگتا ہے ان کا بھی بڑا لین دین ہے جی۔ اور ایک مزے کی بات یہ بھی آئی ہے سامنے کہ پی ڈی ایم کے بھی کچھ ارکان نے حکومتی رکن کو، حکومتی امیدوار کو ووٹ دیے، تقریباً 9 ارکان نے پی ڈی ایم کے حکومتی امیدوار کو ووٹ دیے، اس کے باوجود یہ 5 ووٹوں کے مارجن سے آ رہے۔ اسی وجہ سے کل آپ نے زرداری صاحب کو سنا کہ جو کہہ رہے تھے کہ ہمیں تقریباً 20 ووٹ کے مارجن سے جیتنا چاہیے تھا، یہ 5 ووٹ کا مارجن بہت کم ہے۔ بالکل شفاعت، اور کل ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کل وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، انہوں نے کل ایک بڑی زبردست بڑی دھواں دار قسم کی پریس کانفرنس کی، جس میں ان کا کہنا تھا کہ عمران خان کہتے ہیں کہ وزیر اعظم تب ہوں جب ایوان کا اعتماد ہو، الیکشن کمیشن شفاف الیکشن کرانے میں ناکام دکھائی دیا۔ کیا کہنا تھا ان کا، آپ کو سنواتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے اور ان کی جماعت نے ایک متفق کا فیصلہ کیا ہے کہ عمران خان انشاءاللہ اس ایوان سے اعتماد کا ووٹ لیں گے، اور واضح ہو جائے کون کہاں کھڑا ہے۔ سابق صدر آصف علی زرداری صاحب نے اس حوالے سے کیا کہا، وہ بھی سن لیجئے۔ 5 کی ووٹوں کی جیت جو ہے یہ کم ہے، ہماری 20 ووٹوں کی جیت ہونی چاہیے تھی، جو نہیں ہوئی ہے۔ پارٹی سوچے گی، پارٹی دیکھے گی، اور پی ڈی ایم ڈیسیشن دے گی ہمیں۔ کچھ ان کے بندے آئے تھے اور ان کا وہ غلط آدمی کے پاس آ گئے تھے، وہ کامیاب ہو کے گئے۔ ایم این اے نہیں تھے، لوگ تھے کچھ۔ میں اٹھ گیا، میں نے کہا جی میری میٹنگ ہے کسی اور سے، میرے بلاول کو کہا اور ان کو کہا کہ میں نے کہا یہ فراڈ ہے، ان کو بگاؤ، ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں، بسم اللہ کریں، توڑ دیں۔ اور کل ہم نے دیکھا کہ وفاقی وزیر شبلی فراز صاحب، انہوں نے بھی پریس کانفرنس کی، اور انہوں نے بولا کہ وزیر اعظم نے جن خدشات کا اظہار کرتے تھے وہ ویڈیو سب نے دیکھی ہے، یہ وہی پرانا نظام چاہتے ہیں، سیاہ قوتیں ہیں جو پی ڈی ایم کی صورت میں ہیں، اور یہ ضمیروں کے سوداگر ہیں، انہوں نے لوگوں کو خریدا ہے۔ وہ خدشات جو پرائم منسٹر عمران خان ہمیشہ اٹھاتے رہے ہیں، وہ خدشات جس کے کہ مظاہرہ کل رات کو اس ویڈیو میں ہوا، جو ووٹ ضائع ہوئے ہیں، اور جو کل ہم گئے تھے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس یہ موقف لے کے اس ویڈیو کی جو کہ ایک ثبوت ہے، یہ اس کی تائید ہے۔ آج کا جو نتیجہ ہے، یہ جو اسلام آباد کا رزلٹ آیا ہے، یہ بالکل اسی موقف کی تائید ہے جس کے بارے میں عمران خان بار بار کہتے رہتے تھے۔ جو جیتے ہیں ان کے بارے میں آپ کو پتا ہے کیا ان کا کردار رہا ہے۔ ویسے مدیحہ، آپ کو کیا لگتا ہے کل تحریک انصاف کو جہانگیر ترین صاحب کی پارٹیسپیشن انہوں نے بڑی مس کی ہوگی؟ مے بی ہی ہیز گڈ کنونسنگ پاور، بٹ شفاعت ایگزیکٹلی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ ابھی دیکھیں نا، جب 4 ایم این اے جن کی ویڈیو بھی آئی تھی علی حیدر گیلانی کے ساتھ، انہوں نے بولا یہ میرے دوست تھے، مجھے ملتے تھے، اسپیسیفکلی ہم نے ان کی آڈیو سنی، ویڈیو دیکھ لی، سو آف کورس ایسی چیزیں تھیں کہ جو کہ مطلب پائپ لائن میں چیزیں ہو رہی تھیں۔
अगर हो सकता है वो होते तो वो उनकी विजिलेंस में चीजें आ जाती हैं और हो हो सकता है, जाता। बिल्कुल हो सकता है जी। और हो सकता है वो जहाज जो है उसमें एक चक्कर दे के जो है वो लोगों के जो है वो बदल जाते हैं मामलात, नजरियात। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जनाब कल जीतने के बाद क्या बात की आपको बताते हैं। इलेक्टेड हुकूमत अपना ही पार्लियामान से हार चुकी है। इमरान खान को अपना ही असम्बली से शिकस्त दिलवाना तारीखी कामयाबी है। ये एक किस्म का अदम एतमाद है IMF की प्रोग्राम पे, PTIMF की बजट पे। सैयद यूसुफ रजा गिलानी साहब चेयरमैन सेनेट भी मुंतखब हो। हर तरफ से हमले होंगे, हम जल्द ही इस जालिम हुकूमत को घर भेजेंगे। तो बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि वो जल्द ही जालिम हुकूमत को घर भेजेंगे, लेकिन होगा क्या ये तो अभी आज देखेंगे भी, क्योंकि आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने अपने वुज़रा का एक इजलास भी कॉल किया है और इंशाल्लाह कौमी असम्बली का इजलास भी कॉल करने के लिए सदर मुमलिकत ने समरी भिजवा दी। लेकिन अभी जो सेनेट की हाउस की कंडीशन है शफात, वो लोगों के साथ शेयर कर देते हैं कि अब किसकी कितनी तादाद है। जी जनाब, सेनेट के अगर आपको सिर्फ बताते चलें तो इस वक्त तहरीक इंसाफ सेनेट की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। उनके पास 25 नशिस्तें हो गई हैं, 21 सीटों के साथ पीपल्स पार्टी का दूसरा नंबर है। और गुज़िश्ता रोज़ 37 नशिस्तों पर जो मैदान सजा था, इस्लामाबाद की नशिस्त पर सबसे बड़ा अपसेट हुआ है। और ये जो सारे मामलात हैं सेनेट के हवाले से, पार्टी पोजीशंस के हवाले से, ये हम आपके सामने रखते रहे हैं। सबसे जो बड़ा मार्जिन आया है तहरीक इंसाफ को, वो खैबर पख्तूनख्वा असेंबली से आया है, जहां उन्होंने 12 में से 10 नशिस्तें जीत ली हैं। इसी तरह जो बाकी सूबों में मामलात हैं वो हम आपके सामने रखेंगे। सदाकत अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, शामिल गुफ्तगू करते हैं और उनसे इस हवाले से ज़रा मजीद भी जानते हैं। बहुत शुक्रिया सदाकत साहब हमें वक्त देने के लिए। भाई साहब, पहले तो बात यह है कि कल जो एक तरफ फौजिया अरशद साहिबा ने 174 वोट लिए, उस पर तो हम मुबारकबाद पेश करते हैं, ज़ाहिर है आपकी पार्टी की कामयाबी है। लेकिन हफीज़ शेख साहब हार गए, ये बड़ा अपसेट भी है। आपको क्या लगता है कि इस अपसेट के बाद PTI का जो मौक़िफ़ है वो मज़ीद स्ट्रॉन्ग हुआ है या उसको डेंट लगा? शफा साहब बहुत शुक्रिया। शफा साहब आपने पहले तो बता दिया कि कल अल्हम्दुलिल्लाह PTI सेनेट की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। उसके बाद दूसरी बात ये कि इस्लामाबाद में हमारा एक टेस्ट था कि क्या हमारी सपोर्ट है कि नहीं है। वो हमने अपनी जो खातून उम्मीदवार थी वहाँ पे 174 सीट से शो कर दी। और दूसरा हमारा ही मौक़िफ़ था कि क्या कुछ उम्मीदवार आए हैं जो खरीदो फरोख्त कर रहे हैं। गिलानी साहब के बेटे सड़कों पे पैसे ले लेके फिर रहे थे और आपने वीडियोस भी देखी। जाहिर है वीडियो होना बहुत ही मुश्किल होता है, एविडेंस कोई कलेक्ट करवा ले, अदरवाइज आपको पता है ये सारी चीज़ें बड़े एहतियात से करते हैं। वो सड़कों पे पैसे ले लेके फिर रहे थे। तो दूसरा मौक़िफ़ भी हमारा वाज़ेह हो गया कि ये सेनेट की सीट के लिए हमने कोशिश की थी कि ये ओपन बैलेटिंग से हो, कोशिश की थी कि ट्रेसेबल बैलेट से हो, या चलो रिवर्स ट्रेसिंग इसकी हो जाए ताकि ये काम ना हो। जाए हमें मालूमात तो थी, लेकिन सारी कोशिश के बावजूद सियासत हार गई, जमहूरियत हार गई और पैसा जीत गया। वरना अगर वोट की बात वासी होती साहब, तो ये सिर्फ पैसा ही चला है या आपके कुछ दोस्तों के वाकई में कुछ आपसे शिकवे शिकायत थे? कुछ ने तो अपनी वीडियोस भी वोट डालने से पहले जो है वो नशर की कि जी वो खुश नहीं है, तो उस हवाले से भी ज़रा बातचीत हुई है पार्टी के अंदर? देखिए ना, आपके इस मौक़िफ़ में ये बात हो सकती है, लेकिन अगर हमारी एक अननोन, एक हमारी आम सी वर्कर अगर 174 वोट लेती है 161 के मुकाबले में, तो हमें कम से कम ये पता चल गया कि जेन्युइनली लोग तो हमारे साथ हैं। हाँ, दरमियान में यानी वो जो इनकी उम्मीदवार थी फरजाना कौसर, उनके पास पैसे नहीं थे शायद, और यूसुफ रजा गिलानी के बेटे पैसे ले लेके फिर रहे थे। फर्क तो यही है, अदरवाइज हम भी वही हैं, इमरान खान भी वही है, माहौल भी वही है, उनका बैकग्राउंड भी लोगों के हमने सामने देखा है और कि हमारे भी जो खातून उम्मीदवार जीती हैं उनके 174 वोट्स हैं और हफीज़ साहब के देखा जाए तो उनके 164 वोट हैं। 10 वोट का डिफरेंस तो यहाँ पर आ गया। 5 वोटों से जो है वो एक तरीके से हुकूमत हारी भी अगर देखा जाए PDM से। इस हवाले से ये जो वोट्स गए हैं, जो आपके कैंडिडेट्स गए हैं, कुछ इनके बारे में बातचीत हुई है? किस पे शक पड़ रहा है? क्योंकि देखा जाए तो अच्छे बड़ा नंबर है, 15-16 लोग ऐसे हैं जो समाव नहीं शो अप कर सके वोट डालने में। नहीं, जाहिर है वो डिस्कशन से होती हैं, लेकिन ये मामला जाहिर है इतना ओपन तो होता नहीं है। माफिया जिस तरह काम करते हैं आपको पता है, तो वो जाहिर है ट्रेस करना और फिर उसके लिए क्रेडिबल एविडेंस हो कि मैं यहाँ टीवी पे बैठ के बात करूँ। जाहिर है मैं भी उसी पार्लियामान का हिस्सा हूँ, उन 340 में एक मैं भी वोटर था, मेरे पे भी कोई शक कर सकता है। तो इस तरह ये चीज़ें
कुछ पता होती हैं और कुछ ज़ाहिर मालूमात हो जाती हैं पार्टी में, जो पार्टी के पूरे जो काबिल एतमाद दोस्त कर लेते हैं, लेकिन ये फिर फैसला लीडरशिप ने करना है, बिकॉज आई कुड बी वन ऑफ देम ना, जाहिर है मैं ऐसे तो नहीं कह सकता कि मैं किसी दूसरे पर इल्ज़ाम लगा दूं, लेकिन बहरहाल ये बात जो हमने बावेला किया, जो हमने कोशिश की ये हॉर्स ट्रेडिंग रुके, हम सारी कोशिशों के बावजूद नाकाम हो गए, और वो पाकिस्तान में जो एग्जिस्टिंग माफियाज हैं वो अपनी सदाकत साहब, ये आप ये जो आप बात कर रहे हैं, ये बात हमने जब सेनेट में नो कॉन्फिडेंस की मोशन आई, हमने तब पीडीएम के मुंह से सुनी थी। फिर उससे पहले जब 2018 के इलेक्शंस हुए उसमें भी तमाम पार्टियों ने बात की थी। फिलहाल अब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के डिसीजन के हवाले से 3 मौक़िफ़ सामने आ रहे हैं। पहला मौक़िफ़ ये है कि जनाब आपको ऑलरेडी आपकी खातून उम्मीदवार को, खातून सेंटर को 174 वोट हासिल हो चुके हैं, आपके पास सादा अक्सरियत हासिल है, आपको नो कॉन्फिडेंस की ज़रूरत नहीं है। दूसरी ये कि वज़ीर आज़म खुद अपने आप को हाई मॉरल ग्राउंड पर रखते हुए वो नो कॉन्फिडेंस की तरफ जा रहे हैं कि वो नो कॉन्फिडेंस लें और वो ज़रा साबित करें कि वो वाकई में एक उनको ऐवान की हिमायत हासिल है। तीसरा जो ऑप्शन आ रहा है, जो तीसरा मौक़िफ़ सामने आ रहा है, वो पीडीएम की जानिब से आ रहा है, और वो कह रहे हैं जी इसके अलावा ऑप्शन भी कोई नहीं है वज़ीर आज़म इमरान खान के पास। तो आप कौन से मौक़िफ़ की तायद करते हैं? देखिए, एक तो ये कि मैंने बताया, जैसे आपने भी बता दिया कि हमने इस्लामाबाद की जो सीट थी वहाँ से हमारी खातून उम्मीदवार फौजिया अरशद ने साबित कर दिया कि अरशद हमारे साथ है, लेकिन वज़ीर आज़म आपको पता है वो हाई मॉरल ग्राउंड हमेशा लेते हैं। इस इलेक्शन में भी हमारा हाई मॉरल ग्राउंड लेना और हमारा शिकायत करना कि पैसे चलेंगे साबित हो गया कि अगर तो हमारे दोनों उम्मीदवार हार जाते तो आप कह सकते थे कि हाँ जी दोनों उम्मीदवार हार गए, और क्योंकि इनके पास अक्सरियत नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वज़ीर आज़म का बाहर आके फ्रंट फुट पे आके चैलेंज करना कि हम आपको साबित करेंगे कि इसमें पैसा चला है, वो इसलिए करना चाह रहे हैं ताकि वो जो एक वावेला था, एक शोर था, एक कोशिश थी कि पैसा रुके, वो नहीं रोक सके। तो हम अगले इंशाल्लाह दिन साबित कर देंगे कि अक्सरियत हमारे साथ है, और वो आपको नजर भी आएगी, लेकिन साथ साथ ये है कि पाकिस्तान के इलेक्शन में बदकिस्मती से पैसा चलता है। बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। बहुत शुक्रिया जी। सदाकत अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद थे। दूसरी जरा मौक़िफ़ जान लेते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी इस हवाले से, और इसी वाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रुबीना कायम खानी साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। रुबीना साहब बहुत शुक्रिया, आपने बाखबर सवेरा को वक्त दिया। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि सेनेट इलेक्शन में इस्लामाबाद की नशिस्त हमने देखा मरकज़ निगाह थी, बहुत बड़ा अपसेट भी कल हुआ। जो पीडीएम के मुश्तरका नुमाइंदे थे उनके 169 वोट, जबकि शेख साहब ने 164 वोट जो है वो स्कोर किए। सो ये जो जीत है ये कितनी अहम है? सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे पीडीएम के लिए। जी बिल्कुल, जिस तरह से आप देखेंगे कि जिस तरह से सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने जो बरतरी हासिल की है नेशनल असम्बली में सेनेट के हवाले से, और ये एक पीटीआई के मेंबर्स का, मैं ये कहूँगी कि पीडीएम का ये एक बहुत बड़ा मार्का है, और पीटीआई के मेंबर्स का अपने ही हुकूमत पर जो है वो अदम एतमाद है, जिसमें पीडीएम जो हम बहुत दिनों से कह रहे थे कि इमरान खान साहब की जो है हुकूमत नाकाम हो चुकी है और ये अब डिलीवर नहीं कर सकते, और आज आप देखें कि इनके मेंबरान ने भी ये प्रूव कर दिया है कि क्योंकि वो अब अपने हलकों में नहीं जा पा रहे हैं, और उनके लिए बड़ी एम्बैरेसमेंट है कि वो अपने हलके में जाएं और आवाम उनसे सवाल पूछती है कि आपने क्या किया हमारे लिए। तो ये जो है पीडीएम के लिए बड़ा एक, मैं समझती हूँ कि जो हम पाकिस्तानी अवाम के लिए जो चाह रहे थे कि ये हुकूमत अब घर पे बैठे, ये अदम एतमाद था खुद तहरीक इंसाफ के मेंबरान का अपनी हुकूमत पर। तो रुबीना साहब, अब क्या अभी अदम एतमाद आने वाली है, उसके लिए भी फिर क्या दोबारा से सर जोड़े जाएंगे, दोबारा से आपस में मिल बैठा जाएगा कि जी किस तरह से मज़ीद हुकूमती अरकान को अपनी तरफ लाया जाए? क्योंकि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो शो ऑफ हैंड्स पे होगी, ओपन वोटिंग होती है उसकी, तो उसमें ज़ाहिर है अगर आपने उसमें कामयाबी हासिल करनी है तो आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा। देखिए, ये तो अभी क्योंकि स्टेप बाय स्टेप है, और तमाम जमातें आप देखें कि पीडीएम में जो हमारी ख़ास तौर पर पीडीएम की जो 11 जमातें हैं और उसकी जो लीडरशिप है वो बैठ के मुशावरत करेगी कि जो है लॉन्ग मार्च होना है, तहरीक अदम एतमाद लेके आना है, या जो भी आगे के मामलात हैं वो स्टेप बाय स्टेप हमें कैसे चलना है, ये हमारी पहली कामयाबी थी। रुबीना जी, इसके अलावा आपने देखा कि मुसलसल इतना बड़ा अपसेट हुआ है, तो हुकूमत की जाने से भी कहा गया है कि सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी की कामयाबी को चैलेंज करेंगे। हमने देखा भी शहबाज गिल साहब ने भी इस हवाले से उनका वीडियो मैसेज आया था।
शहबाज गिल साहब की जो ट्वीट्स हैं और ख़ास तौर पर बहुत सारी चीज़ें मैं ये कहूँगी कि वो बड़ा रेडिकुलस ही उनके ट्वीट्स होते हैं और जो है वो बड़ा मतलब मुज़ाहिका ख़ेज़ होते हैं कि जिनके ऊपर समटाइम्स हंसी आती है और चैलेंज क्या करेंगे। हमने तो पहले भी अदालतों का यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने जब एज प्राइम मिनिस्टर भी सामना किया है और हम अभी भी जो है वो जो भी कोई भी अगर हमें चैलेंज करता है तो हम उसका सामना करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इनमें इतनी हिम्मत होनी चाहिए, इतनी इखलाकी जुर्रत होनी चाहिए। अगर ये वाकई इनमें थोड़ा बहुत भी शर्म और हया है तो अब इनको अपने घरों में बैठ जाना चाहिए, क्योंकि इनके अपने मेंबर्स जो हैं इनके ऊपर एतमाद नहीं कर रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ रुबीना कायम खानी साहिबा मौजूद थी। यहाँ पे एक आम खबर शामिल करते चलें जनाब। ISPR की जानिब से खबर सामने आई है, भावलपुर कोर के ज़ेर एहतमाम ज़रब हदीद के नाम से सालाना फौजी मशक़ें जारी है। मौसम सरमा की मशक, ज़रब हदीद में शरीक जवानों की मुख्तलिफ ड्रिल्स की मशक की गई। इस मशक का मकसद ऑपरेशन की तैयारियां, मुख्तलिफ हिकमत अमली की मशकें और सहरा मैदानी इलाकों में मौसमी हालात के पेश नज़र ड्रिल्स भी की जा रही हैं। जंगी हिकमत अमली, फायर पावर और नक्ल हरकत की मशकें भी की गई। और यहाँ पर लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और कल जब सेनेट का दिन था तो हमने देखा कि कौमी असेंबली में भी और जो प्रोविंशियल असेंबलीज में भी बड़े दिलचस्प किस्म के मनाजिर देखने में आए। कौमी असेंबली में जहाँ पर हमने देखा कि रिजल्ट आने से पहले, इनफैक्ट रिजल्ट आने के बाद भी हफीज़ शेख साहब और यूसुफ रज़ा गिलानी में जिस तरीके से एक बहुत अच्छी बातचीत रही, जो बड़ा अच्छा एटीट्यूड रहा, वो बहुत ज़बरदस्त चीज़ थी, वो बड़ी पॉजिटिव चीज़ देखने में। लेकिन साथ में शफात, हमारी सहाफ़ती ज़बान में एक गलती को कहते हैं भंड, बड़े भंड भी हुए जनाब, बड़े भंड हुए, समझ ही नहीं सहाफती ज़बान में जनाब, क्योंकि जब आप कोई गलती करते हैं तो हमने देखा बड़ी गलतियां की कि शेर रफीकी साहब ने, उन्होंने अपना साइन करके आ गए, शेर जमान साहब वो अपना फोन लेके अंदर चले गए, फिर भाई वो अर्जी डालनी पड़ेगी कि भाई गलती होगी, क्योंकि उनको बाहर निकाल दिया कि आप वोट नहीं कास्ट कर सकते। जरताज गुल साहिबा ने देखिए उन्होंने भी क्या गलती कर दी। अच्छा, जरताज गुल साहिबा के वाले से सुनने में आया कि वो कह रही है कि मैंने कुछ नहीं किया, ये मेरे वाले से वैसे ही बात उड़ाई गई है, लेकिन गला बढ़िया हुई है। हाँ, हो सकता है शायद। और हालांकि बाद में जो है वो तो फिरदौस आशिक अवान साहिबा की तरफ से बात सामने आई कि नहीं जी ये, और उन्होंने पहले इनफैक्ट वो इस बात को इंडोर्स किया खैबर पख्तूनख्वा में। यस एग्जैक्टली, वहाँ पे भी कल जनाब अजीबोगरीब मनाजिर थे, तस्वीरें खींच के भेजी जाती रही, और बाद में 13 बैलेट्स जो हैं वो इजाफी मांगे गए कि जी वो चूंकि बैलेट के अंदर कोई 19-20 हो गई, किसी से पट गया, वक्त भी इजाफी मांगा गया। Exactly 5 बजे जहां सब जगह पे खत्म हो गई थी ऑलमोस्ट, अगर देखा जाए कौमी असेंबली में भी कल तकरीबन 1 बजे तक काफी ज्यादा वोट जमा हो चुके थे। सिंध असेंबली वाला तमाम, बलूचिस्तान असेंबली में भी काफ़ी देर पहले ही तमाम तो चीज़ें हो चुकी हुई थी, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में हमने देखा कि बड़ी इनएफिशिएंसी शफात इस हवाले से देखी गई। जी जनाब, काफ़ी इनएफिशिएंसी देखी गई, और जो सारे ये मामलात हुए हैं इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब कुंवर दिलशाद। तारुफ के मोहताज नहीं है, हमारे प्रोग्राम की ज़ीनत बनते रहते हैं, और ख़ास तौर पे आजकल के दिनों में तो हम इनको काफ़ी ज़्यादा ज़हमत दे रहे हैं। तो कुंवर साहब बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। सर, कल जिस तरह से, अच्छा कल 2 चीज़ें, एक तो ये कि कुछ लोगों से गलतियाँ हुई हैं जिसकी वजह से हुकूमत के इस्लामाबाद की नशिस्त पे 7 वोट ज़ाया हुए, और ये मेक और ब्रेक था गवर्नमेंट के लिए। लेकिन दीगर इलाकों से भी ये मुसलसल शिकायत आती रही कि कोई फ़ोन साथ ले गया पोलिंग बूथ में, कोई बैलेट जो है सही तरह यूज़ नहीं कर सका, किसी से हाथ ही कपाहट की वजह से मोहर का निशान गलत लग गया। तो ये सारी चीज़ें क्या नताइज को उन्होंने मुतासिर किया है? तौर पर जिन्होंने ये निशान गलत लगाए वो कौमी असम्बली के मेंबर हैं, सूबाई असम्बली मेंबर हैं, पढ़े लिखे हैं, इलेक्शनों के तमाम मरहलों को जानते हैं। उन्होंने ये जानबूझकर दानिस्ता तौर पर अपनी क़यादत पर अदम एतमाद किया। अच्छा, ये अदम एतमाद की अलामत होती है, निशानी होती है। अब शहरयार अफरीदी ने भी वज़ीर आज़म पर अदम एतमाद किया। अच्छा, दस्तखत करना, एक वजीर है, कौमी असम्बली के पहले मेंबर भी रहे, अब भी मेंबर हैं, कश्मीर कमेटी के चेयरमैन हैं, तमाम मामलात को समझते हैं। उन्होंने जानबूझ कर दस्तखत किए और बाद में ड्रामा किया। इसी तरह से जो ये 7
जो रिजेक्ट हुए बशमूल शहरियार अफरीदी, ये सर जो आप कह रहे हैं ये आपकी राय है या आपके पास इत्तला है? राय नहीं, हम भी तजर्बा बता रहे हैं ना, ये अच्छा। पढ़े लिखे लोग हैं, कैसे अपना वोट जाया करेंगे, कैसे खराब करेंगे, जानबूझ के करते हैं। मैंने तमाम तजर्बा देखा है, मैंने भी बतौर रिटर्निंग ऑफिसर कई सेनेट के इलेक्शन करवाए हैं। ये हमारे साथ सब चीजें एक बाकायदा सोची समझी हिकमत अमली होती है ना, कि आपने अपनी क़यादत पर एतमाद नहीं करना, दूसरे को वोट नहीं देना, उसको आप रिजेक्ट करवा दें, तो वो रिजेक्ट कर देते हैं ना, दानिस्ता निशान लगाते हैं अगर ना। देखा जाए तो शहरियार अफरीदी साहब ये हुकूमत के मतलब एक ऐसे वजीर हैं, वजीर मुमलिकत हैं, जो कि बड़े एक्टिव भी हैं और हमने इनको देखा भी। और ये कोई पहली बात तो उन्होंने सेनेट में वोट कास्ट किया नहीं था, इन्होंने तो इससे पहले भी अपना वोट कास्ट किया हुआ था। नहीं, पहली बात यह है कि शहरियार अफरीदी से पूछा जाए कि जनाब 2018 के भी इलेक्शन में भी वो कौमी असम्बली के मेंबर थे, तो उन्होंने बाकायदा वो उस वक्त भी वोट कास्ट किया था ना। जी बिल्कुल, मैं यही बात कर रही हूं। 2018 में भी उस वक्त उनका वोट बड़ा सही निशान पे गया, उनका वोट तो रिजेक्ट नहीं हुआ। अब ये सारे एक और बड़ी बात, सूबा खैबर पख्तून में 11 वोट रिजेक्ट हुए हैं, उन्होंने अपनी पार्टी की क़यादत पर अदम एतमाद किया है। ये जहां जहां ये वोट रिजेक्ट होते हैं या मुस्तरद होते हैं या निशान गलत लगाते हैं, ये अपनी क़यादत से नाराजगी का इज़हार करते हैं। एक बात मैं आज आपके इस प्रोग्राम पे बड़ी अहम खबर नहीं देना चाहते, मेरा एक राय है कानूनी कॉन्स्टिट्यूशनल, जी जी, तो वो ये कॉन्स्टिट्यूशनल है कि इसको बड़ा आप लोग गौर से देखिए, इसके बाकायदा आप चाहें तो स्टिकर भी दे सकती हैं आप। वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि मैं एतमाद का वोट हासिल करने के लिए मैं कौमी असम्बली का इजलास तलब किया है। प्राइम मिनिस्टर साहब कानून की आयन और कानून की आज खुद एतमाद का वोट लेने के मिजाज नहीं है। अच्छा, इसके लिए प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आइन की आर्टिकल 91 सब सेक्शन 7 के तहत प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो एडवाइस करें प्राइम मिनिस्टर साहब को भी। सदर पाकिस्तान के पास समरी कहाँ से जाती है? मतलब समरी जाती है तो तब वो कॉल करते हैं ना सेशन? जरूरत नहीं है, समरी की जरूरत नहीं है। अच्छा, वो खुद कर सकते हैं, प्रेसिडेंट है, फेडरेशन है, अच्छा, खुद करेगा। या उनको अगर प्राइम मिनिस्टर उनको चाहे तो समरी भी प्राइम मिनिस्टर का तस्वीर में क्यों भेजेगा? जब प्रेसिडेंट पाकिस्तान ये कहे जनाब आप एतमाद का वोट लें, तो आइन में कहाँ लिखा हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर आज खुद तो एग्जैक्टली वही बात है। जैसे हमने देखा कि सेनेट के इलेक्शन में जो शफाफ बनाने के लिए जो तरमीम के वाले से बात की जा रही थी, जो वो प्रोसीजरल मिस्टेक हुई थी, तो यहाँ पर भी वैसी प्रोसीजरल मिस्टेक दिखाई दे रही है आपको? देखिए जी, सेनेट के इलेक्शन कोई मजाक तो नहीं है, नहीं है बच्चों का कोई ड्रामा तो नहीं है या कार्टून तो नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन का शफाफ बनाए, टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें, उन्होंने उस पर इलेक्शन कमीशन अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, उसके अगले इलेक्शन तक उसका कानून साजी भी हो जाएगी। जहां जहां मामलात हैं वो तमाम तय भी कर लेंगे। 24 घंटे में तो टेक्नोलॉजी नहीं बनते ना। फवाद चौधरी साहब जो बातें करते हैं वो ये चांद पे जाने वाली बात तो नहीं है ना, वो चांद देखते रहते हैं हर वक्त, तो ये चीज ऐसी नहीं होती, ये कानून है। अब अगर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान इस दबाव में आकर इस तरह का कोई डिवाइस बैलेट पेपर पर कर देता तो सारा इलेक्शन ही जमीन बोस हो जाता है, सारा इलेक्शन ही कलदम हो जाता है, सारा इलेक्शन ही गैर कानूनी हो जाता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान पर इख्तियार ही नहीं है कि बैलेट पेपर को चेंज करे। तो ये जब तक आइन में कानून पर तरमीम नहीं कर लेती, तो ये हमारी जो वज़ारा जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब बिल्कुल जाते क्विकली एक चीज लास्ट पूछना चाहूंगा। ये जो कहा जा रहा है कि जी वजीर आजम इमरान खान को अपोजिशन की जानिब से दावा किया जा रहा है, वजीर आजम इमरान खान का भी वोट जाया हुआ है और शहरियार आफरीदी साहब का, जरताज गुल वजीर साहब का, ये पता कैसे चल जाता है? वोट तो सीक्रेट होता है, पता नहीं चलता। ये बात ही होती है ना कि ये सीक्रेट बैलेट, मतलब हवाई बात है, खुद इतराफ कर ले, वो तो बैलेट, वो तो किसी का पता नहीं चलता है। ये पेपर जो रिजेक्ट होता है किसका वोट है, ये तो यही तो मामला, यही तो राजदारी है ना। ठीक है जनाब, पता नहीं चलता किसका वोट है और यही तो है इन इंतखाबात का। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। कंवर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद थे। ख़वातीन और हज़रात, वक्त के एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कल कराची के नेशनल स्टेडियम में हुए पीएसएल के 2 मैचेस, लेकिन शफात ये 2 मैचेस थे बड़े कमाल। और इन मैचेस में देखा कि बड़े अरसे बाद क्योंकि तवातुर से हारती हुई आ रही थी कोयटा ग्लैडिएटर्स, फाइनली कोयटा ग्लैडिएटर कल जीत के आई एम श्योर के सरफराज भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा सुकून का सांस भी लेंगे, क्योंकि बड़ा प्रेशर था उन पर। और साथ में कराची किंग्स भी जीत गई। क्या मैच थे शफात, लेकिन मिस कर दिया मैंने तो दोनों। जी, ये आपने असल बात की ना, क्योंकि कल दिन इतना बड़ा था। खैर जनाब, शायर इस मौके पे फरमाता है कि लबों पे एक ही नाम है, कराची मेरी जान है। तो ये कल हुआ है जनाब मैच में।
मैच में कल यही तराना बज रहा। आपने ये वाला स्टेप नहीं किया, ये वाला ये तो देखें, अब ये इतना तो भी मैं मतलब चीता नहीं हुआ ना, अभी तो मैं इसीलिए तो अभी तक बचा हूँ। तो जनाब कल कराची ने एक रिकॉर्ड बनाया जी, 1 ओवर में 32 रन खाए, लेकिन उसके बावजूद मैच जीते। ये आप देखें साइंस है। और पेशावर ज़ल्मी टोटली आउट क्लास हुई जनाब, बिल्कुल सुकून से। कराची ने कोई प्रॉब्लम नहीं था, उनको सुकून से लेके। मुल्तान और क्वेटा का मैच कल बड़ा क्रूशल था। रिजवान एक बार फिर कल उन्होंने बड़ा बेहतरीन परफॉर्म किया। उन्होंने अपना जो रन्स का हिस्सा डालना था वो तो डाला, लेकिन उसका कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। अगेन अमेजिंग कैप्टनसी बाय सरफराज। और कल पहली बार हुआ जनाब के फाइनली वो जो एक स्ट्रीक चला आ रहा था कि टॉस जीतो मैच जीतो, उस बुत को तोड़ दिया सरफराज बुत शिकन ने। क्या बात की। कल के जो मैच हुए पे बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्पोर्ट्स एंकर शायद मौजूद। तो मैं वैसे ही ना लंबा बोली यार। नहीं, शायद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम हाशमी साहब, वेरी गुड मॉर्निंग। हाशमी साहब, फाइनली कल जो एक तरीके से मुसलसल अपना हार का प्रोसेस था उसको ब्रेक कर दिया कल क्वेटा ग्लैडिएटर ने। सबसे पहले तो आपका तज़किया लेना चाहेंगे इस पे। बॉलिंग अच्छी की क्वेटा ने, और इतना बड़ा गो के टोटल नहीं था उनका। आखिरी ओवर्स में फिर वो रुक गए थे, लेकिन बॉलिंग अच्छी की। अफगानिस्तान की जो कैस अहमद है, उन्हें फाइनली मजनू या लैला मिल गई और उन्होंने अच्छी बॉलिंग करके क्वेटा को जितवा दिया। पहले मैच में वो काफी पिटे थे, उनके भी ओवर में 27 रन बने थे, लेकिन अच्छा हुआ एक टीम जो बिल्कुल बॉटम पे होती है वो अगर जीते, और आउट नहीं होना चाहिए 6 में से किसी भी टीम को अगले मरहले के लिए। लेकिन बड़ी तशवीशनाक खबरें आ रही हैं, 3 केसेस और आ गए हैं पॉजिटिव कोरोना के, और 11 बजे एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हो रही है टीम मालिकान और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दरमियान। तो लगता है अब एतमाद का वोट लेना पड़ेगा पीसीबी। इस एतमाद के वोट में क्या ये इम्कान है कि कराची लेग जो है पीएसएल का, वो भी कराची, जो लाहौर लेग है वो भी कराची में शिफ्ट कर दिया जाए? बहुत हद तक इम्कान है, लेकिन जाहिर है लाहौर के तमाशाई, लाहौर के फैंस, लाहौर की टीम, ये सब थोड़ा सा एतराज कर रही है। लेकिन अब मुझे बड़े गहरे बादल लग रहे हैं पीएसएल के इनेकाद के ऊपर भी, इसलिए कि अब टोटल मिला के 7 केसेस हो गए। एक लाहौर का सबसे शुरू में आया था, 3 फिर बाद में आए, अब 3 और आ गए। कुछ 2-3 फॉरेन खिलाड़ियों ने वापस जाने की भी दरखास्त कर दी है, वापसी का टिकट मांग लिया है। तो अब कुछ मुझे तशवीशनाक हालात लग रहे हैं। और तो शायद साहब आपको ये लग रहा है, क्योंकि हमने जो आगे बोल दिया था कि जी कि आगे जो प्ले ऑफ मैचेस है उसमें 100% अटेंडेंस होगी, मतलब लोग आ सकेंगे, आपको वो भी थोड़ा खतरे में लग रहा है? यकीनन देखिए, जब केसेस ज्यादा सामने आएंगे, ओवरऑल मुल्क में भी थोड़ी सी मुझे तशवीशनाक खबरें मिली है कि 64 लोग अगर मरे तो तशवीशनाक हालात तो है। आपको 100% फिर नहीं करना पड़ेगा, और जो 30, 40 या 50% जो भी तमाशाई आएंगे उनको भी प्रोटोकॉल्स फॉलो करने पड़ेंगे। मायूस तो तब जाके ये मामलात जो हैं वो किसी हद तक काबू में आएंगे। बहुत शुक्रिया जनाब। शायद हमारे साथ मौजूद है ख़वातीन और हज़रात। यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं जनाब बाखबर सवेरा के राउंड 2 में। रुके क्या हुआ वो बता देना लोगों को, जो कि हम डिस्कस कर रहे थे और जिसका हम शुरू में आके, क्योंकि हम सेनेट के इलेक्शंस की वजह से भी वो सो ओवरवेल्म, और कराची किंग्स भी कल जीत गया और कितना अच्छा दिन था, तो हमने डिस्कस ही नहीं किया। क्या आज हमारे शो को 2 साल हो गया जनाब। 2 साल पहले हम आपके सामने हाजिर हुए थे ख़वातीन और हज़रात, आज हमें 2 साल हो चुके हैं, और आप लोगों का प्यार मोहब्बत ही है कि अब हम अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल से अपने सफ़र जारी रखे हुए हैं, और इंशाअल्लाह इसी तरह इसको आगे भी जारी हो सारी। बिल्कुल एग्जैक्टली 2 साल के बच्चे की तरह पहले कह रहे हैं कि टीदिंग का प्रोसेस होता है, हिचकिया टीदिंग का प्रोसेस, ग्रोइंग का प्रोसेस, और 2 साल में हमने अच्छा पहिया कि हमने भागना भी शुरू कर दिया। तो ऑफ कोर्स सिर्फ और सिर्फ आपकी मोहब्बत एंड ऑफ कोर्स हमारे यहाँ टीम की पूरी सपोर्ट, हमारी पूरी टीम के कलेक्टिव ये काम है, ना सिर्फ हमारी टीम बल्कि जो हमारे ऊपर जो हमारे जितने बॉसेस हैं उनकी सपोर्ट भी यहाँ पर बड़ी मैटर करती है, कि बड़े कम और बड़े मुख्तसर वक्त में शफात हमने कर दिखाया। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी मोहब्बत और आपका प्यार हमारे लिए बहुत मैटर करता है, और इसी वजह से ये शो आपके सामने पेश खिदमत है। ख़वातीन और हज़रात, पूरी टीम, पूरी एयरवाई टीम जनाब इस शो को कामयाब बनाने के लिए काम कर रही है, और आप लोगों का प्यार बिलाशुबा कम्स ऑन टॉप। तो ख़वातीन और हज़रात, अब आज जो राउंड 2 है उसमें आपके सामने हमने
اپنا جو کیونکہ سیاست ذرا 5-6 دن سے بڑی ہیوی چل رہی ہے تو اب ذرا عمران خان معمولات کی طرف آتے ہیں. بالکل شفاعت، اب معمولات پہ آنا ہے کیونکہ ہم نے پچھلے دنوں بڑی سیاست کی بات کری، لیکن شفاعت کیا کریں، کل جو اتنا بڑا اپسیٹ ہوا ہے اس اپسیٹ نے سم ہاؤ اسٹرانگ کر دیا پی ڈی ایم کو. آپ اتنی اٹھا کے بات کر رہی ہیں. بیمار ہو گئے، انہوں نے بولا کل کہ جو مجھے شہباز پٹھوں کی شریف تکلیف صاحب ہے، آئے ہیں سر میں ووٹ درد ڈالنے ہو کے لیے، مجھے لگتا ہے ایک تو انہوں نے سوٹ اچھا پہنا ہوا تھا اور دوسرا آپ ان کے سٹائل سے تھوڑی زیادہ متاثر لگ رہی ہیں. مجھے متاثرین میں سے نہیں، میں ضرور کرتی، پر ہم گو کہ میری انگلیاں لمبی ہے پر اتنی لمبی بھی نہیں، بٹ بیمار ہے بھائی وہ. کل ہم نے دیکھا بھی کہ کل ان کو انہوں نے کہا ان کو سر کی درد اور پٹھوں کی شکایت ان کو ہے. کل ہم نے دیکھا کہ کل جب زرداری صاحب بھی آئے تو کیونکہ بیکاز ہی از ناٹ ویل تو ان کا بھی بیلٹ پیپر خیر ضائع ہوتا ہے، بٹ انہوں نے ریکویسٹ کی، ان کو بعد میں مل گیا. لیکن شفاعت کل کا ذکر ایسا بار بار وہی آ رہا زبان پر، سینٹ کے الیکشنز آف کورس. اچھا میں نے کہا پتہ نہیں کچھ اور ہوا کر. خیر جناب، آج انڈیا اور انگلینڈ کے درمیان چوتھا ٹیسٹ بھی جاری ہے. اس حوالے سے کوشش کریں گے کہ آپ کو پی ہلکا ایس ایل پھلکا کے سامنے کچھ چٹکلا. نظر نہیں آ رہا شفاعت ہمیں، ہماری آنکھیں بند ہو گئی دنیا میں. پی ایس ایل نے ہمیں اتنی انٹرٹینمنٹ دے دی ہے کہ کیا ہی کہنے. خیر جناب، بہت کچھ ہے آپ کے سامنے شیئر کرنے کے لیے. سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں ٹاپ سٹوریز پر. سیاسی موسم کا مزاج بدل رہا ہے. اپوزیشن کے لیے ضمنی الیکشن کے بعد سینٹ الیکشن سے اچھی خبریں. پیپلز پارٹی کے مشورے کارآمد ثابت ہو رہے ہیں. کینسر جیسے موذی مرض نے باپ سے بیٹی چھین لی. ڈاکٹر اسد با ہمت فاطمہ کا نام فلاحی کاموں سے زندہ رکھے ہوئے. تو جناب سب سے پہلے بات کرتے ہیں پی ڈی ایم کے حوالے سے، جن کو فائنلی اچھی خبریں ملنا شروع ہو گئی ہیں. ضمنی الیکشن میں جناب ان کو کامیابیاں ملی. سندھ، بلوچستان، پنجاب اور خیبر پختونخوا سے اپسیٹ کامیابیاں ملی اور اب فائنلی وہ جو ان کی کامیابیاں تھیں وہ فائنلی کل دارالحکومت تک میں پہنچ گئی. بالکل شفاعت، ہم نے دیکھا کہ جیسے حمزہ شہباز ان کی ضمانت ہو گئی ہے اور جو استعفوں کا فیصلہ تھا فی الحال روکنے کے ضمنی الیکشن اور سینٹ الیکشن لڑنے کی پیپلز پارٹی کی تجاویز تھی وہ بھی کافی کارآمد ثابت ہوئی، کیونکہ مسلم لیگ نون کا مسلسل اس بات پر فوکس تھا کہ جی استعفے دیں. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا نہیں استعفیٰ بھی نہیں دیں گے، ہم نے ضمنی الیکشن بھی لڑنے ہیں اور ہم نے سینٹ کی گیم بھی لڑنی ہے. اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ سابق صدر آصف زرداری سینٹ کی گیم کے کتنے بڑے کھلاڑی بھی ہیں. تو وہ کہہ رہے تھے نا کہ یار آپ مجھ سے مشورہ لے لیں، ہو سکتا ہے شاید میں آپ سے اس بارے میں زیادہ جانتا ہوں. تو وہ ایگریشن جو تھا پی ایم ایل این کی ٹون کا وہ تھوڑا سا کم ہوا، اور اس کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے چل رہے ہیں. خیر جناب، جہاں آپ نے حمزہ شہباز کی بات کی وہاں اسحاق ڈار صاحب کی بات کر لیتے ہیں. جناب کل نیب کی جانب سے تو بڑا وہ کلین چٹ آ ریفرنس رول بیک ہو گئے جناب ان کے حوالے سے، اور ثبوت ہی نہیں ملے، وہ کہہ رہے ہیں. پوائنٹ ہے نا، یہی تو پوائنٹ ہے. تو جناب اب شہباز شریف بھی بڑے طویل عرصے کے بعد ہم نے دیکھا انہیں کہ کل وہ قومی اسمبلی میں آئے اور انہوں نے آ کے وہاں پہ اپنا ووٹ کاسٹ کیا. اور اپوزیشن لیڈر کی طبیعت ہم نے دیکھا کہ بہرحال وہ ناساز تھی، نظر آ رہے تھے وہ. اور پمز کے ڈاکٹرز کا جو ہے کل انہوں نے ایک میڈیکل بورڈ ہے انہوں نے ان کی باقاعدہ ایک رپورٹ بھی جاری کر دی. بالکل شفاعت، اور جو ڈاکٹرز کی رپورٹ آئی اس کے مطابق شہباز شریف کے جو پٹھے ہیں وہ سوجن کا شکار ہے. مسلسل سفر کی وجہ سے شہباز شریف کی کمر میں شدید درد ہے اور مزید سفر کیا تو کمر کی تکلیف جو ہے وہ بڑھ جائے گی. اور ڈاکٹرز نے اب شہباز شریف کو 1 ہفتے مکمل آرام کی ہدایت بھی کر دی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ فٹیگ اور آف کورس جو ان کی ہیلتھ ہے جو ان کی طبیعت ہے وہ کہیں بگڑے نہ. ادھر ہم نے دیکھا کہ چیئرمین نیب نے جیسے شہباز شریف کے خلاف ایک اور انکوائری کی منظوری دے دی ہے. شہباز شریف کے خلاف ہیلی کاپٹر کے غیر قانونی استعمال کی چھان بین ہوگی، جبکہ جیسے ہم بات بھی کرتے اسحاق ڈار کے خلاف سوئس کیس معاہدے کی انکوائری اور اکرام دورانی کے خلاف پلاٹ الاٹمنٹ کی انکوائری بند کر دی گئی ہے. سیاسی ماحول میں یہ اچانک تبدیلیاں جو نظر آ رہی ہیں، اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب نون نہال ہاشمی صاحب. نے شامل گفتگو کرتے ہیں. نہال صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. سر پہلے تو یہ بتائیے گا کہ موجودہ حالات کو اگر ہم دیکھیں تو ضمنی انتخابات میں پی ڈی ایم کو کامیابی ملی ہے. سینٹ الیکشن میں جیسے مدیہ بتا رہی ہیں پنجاب میں بلا مقابلہ منتخب ہو گئی، یہ بھی بہرحال ایک کامیابی ہی تصور کی جائے گی. تو لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی جو آپ کو کہہ رہی تھی کہ اپنا ذرا ایگریشن کم کریں، ذرا اپنی ٹون کو میلو کریں، تو وہ فائنلی کچھ درست ثابت ہو رہی ہیں. کیا کہیں گے؟ یہ تجویز پیپلز پارٹی کی نہیں، یہ میرے خیال سے پیپلز پارٹی کی اگر ہے اتنی ہی مریم نواز صاحبہ کی بھی ہے. اچھا، مریم نواز ایک بڑی زیرک سیاستدان ہے اور نہ صرف اس تجویز کے ساتھ وہ اتفاق کرتی تھیں بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ضمنی الیکشن میں مریم نواز نے کے پی میں، پنجاب میں، ہر جگہ وہ خود گئیں
اور انہوں نے اس الیکشن کیمپین کو لیڈ کیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں اجتماعی طور پہ مجموعی طور پہ یہ پی ڈی ایم کی کامیابی ہے, یہ مریم نواز کی کامیابی ہے, یہ پیپلز پارٹی کی کامیابی ہے, اور اس کے نتائج جو ہے وہ ٹھیک ہے. ہم سیاسی لوگ ہیں, ہم الیکشن کو کبھی چھوڑ نہیں سکتے. ہمارا ہتھیار الیکشن ہے, ہم عوام میں جاتے ہیں, عوام کی رائے لیتے ہیں, اور عوام نے رائے دے دیا کہ ووٹ کو عزت دو, کیونکہ یہ ہمارا نعرہ ہے, میاں نواز شریف کا نعرہ ہے, ووٹ کو عزت دو. تو الیکشن تو ہم نے لازمی لڑنا ہے, الیکشن کا بائیکاٹ نہیں ہو سکتا, کیونکہ ہمارا یہ بنیادی نعرہ ہے, ہمارے منشور کا حصہ ہے, قائد محترم نواز شریف کے سوچ, افکار اور فکر کا حصہ ہے. تو یہ نعرہ ہمارا ہے, اور الیکشن میں جانا ہمارا ٹھیک عمل تھا, اور یہ پورے پاکستان نے دیکھ لیا کہ پاکستان کے غالب اکثریت نے اس نعرے کو پسند کیا اور ایک تحریک کا آغاز کر دیا ہے. وہ تحریک کئی وقتوں میں دھرنے میں ہوتا ہے, لانگ مارچ کی صورت میں ہوتا ہے, جلسوں کی صورت میں ہوتا ہے, یا پھر ووٹ دے کر کے اس نعرے کو تقویت عزت دینے کی صورت میں ہوتا ہے. تو یہ ایک بہت اچھی تجویز تھی, اور میں سمجھتا ہوں اس سے تبدیلی نظر آتی ہے. چلے, تجویز تو ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے تھی, جس پر منانے میں کافی وقت لگا نون لیگ کو. اچھا یہ بتائیے گا, ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے دنوں سے کافی اچھی خبریں آ رہی ہیں پی ڈی ایم کے لیے, چاہے وہ ضمنی انتخابات ہوں, سینٹ کے الیکشن جو کہ کل ہوئے ہیں, یا پھر حمزہ شہباز کی ضمانت ہو. تو آگے آنے والے دنوں میں ہم پی ڈی ایم کی کیا حکمت عملی دیکھیں گے مزید, کیونکہ لانگ مارچ کہیں نہ کہیں ہم دیکھ رہے تھے کہ وہ دب رہے. حمزہ شہباز صاحب کی ضمانت ہونی چاہیے تھی, بہت پہلے ہو جانی چاہیے تھی, کیونکہ جب انہوں نے کہا تھا لیونگ بیانڈ مینز, یا جو بھی انہوں نے ان پہ الزامات لگائے تھے نیب نے, یا سرکار کے کہنے پہ, یا سرکار نے ایک دھیلے کا بھی ثابت نہیں کر سکے. تو ایک آدمی کو آپ نے بلا جواز 20 مہینے تک, اور وہ آدمی جو کہ پنجاب جو سب سے بڑی اکثریت والے صوبہ ہے, اس کے قائد حزب اختلاف کو آپ نے بلا کسی وجہ سے جیل میں رکھا. اور میں لیگل ٹرمز میں سمجھتا ہوں کہ اگر کیس پروسیڈ نہیں ہوا ہے تو وہ حبس سے بھیجا کے زمرے میں آتا ہے. اور اس سے دیکھیے جو اس کے نتائج اس کے بعد ضمنی الیکشنز کے آپ حوالے سے بات کر رہے ہیں, تو یہ تو میں نے جیسے کہا کہ یہ نواز شریف کی اس کاوش کی, ان کی سوچ کی, ان کے نعرے کی کامیابی ہے, جس میں کہا گیا ووٹ کو عزت دو, اور پاکستان کی اکثریت نے, عوام نے, جمہور نے اسے لبیک کہا اور ووٹ کو عزت دیا, اور اس کے بعد پے در پہ کامیابی ملتی ہے. وہ حکومتی رہنماؤں سے جب بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی, مطلب کچھ عرصہ پہلے تک تھا کہ جی نون میں سے شین نکلے گی, پھر وہ معاملہ آگے بڑھتا رہا, وہ شین نون اکٹھے ہو گئے, لیکن وہ کچھ ہوا نہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی کوئی آگے جو ہے یہ ایک ہی پلیٹ فارم سے چلنے کا انتظار ہے, اور شہباز شریف کے باضابطہ طور پہ باہر آنے کا انتظار ہے کہ اس تحریک میں مزید مومنٹم پیدا ہو؟ یہ تو بڑا صاف ظاہر ہے کہ کس پارٹی میں اختلاف ہے. یہ آج کے سینٹ کے انتخاب میں پتہ چل گیا کہ حکمراں جماعت کے لوگوں نے اپنے کینڈیڈیٹ حفیظ شیخ کو ووٹ نہیں دیا, اور شاید یہ ٹھیک بھی کیا کہ ان کے اندر اختلافات تھا کہ ایسٹ انڈیا اور آئی ایم ایف کی نمائندگی کر رہے تھے حفیظ شیخ صاحب. آج میں نے ٹویٹ کیا تھا کہ پاکستان ڈیفیٹڈ, پاکستانی ڈیموکریسی ہیز ڈیفیٹڈ ایسٹ انڈیا کمپنی اینڈ آئی ایم ایف. تو یہ تو ان کے جماعت میں پھوٹ ہے, ہماری جماعت تو ماشاءاللہ الحمدللہ متحد تھی, متحد ہے, اور متفق رہے گی. اچھا یہ بتائیے گا کہ لانگ مارچ سے پہلے ہم تحریک عدم اعتماد کا اعلان ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ ایک الگ چیز ہے, اور تحریک عدم اعتماد ایک الگ چیز ہے. لانگ مارچ پاکستان کے لوگوں کی امنگوں کی ترجمانی کرے گا, ان بے روزگاروں کی, ان کسانوں کی جو کہ اپنے مطالبات کے لیے لاہور کے صحیح. بہت شکریہ نہال ہاشمی صاحب کے وقت دینے کا. اس وقت حمزہ شہباز شریف جو ہے وہ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. اور یہ کوئی عوامی نمائندوں کا فیصلہ نہیں ہے, یہ خدا تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ 3.25 سال آپ نے کچھ نہیں کیا. ایک میگا پروجیکٹ ان 3.25 سالوں میں مجھے آپ دکھا دیں تو جہاں پر مسلم لیگ نون نے سکھر سے لاہور موٹر وے بنائی, عبدالحکیم موٹر وے بنی, سیالکوٹ لاہور موٹر وے بنی, 3 میٹرو بس بنی, اور اللہ کے فضل و کرم سے مہنگائی جو اس وقت ہے, اس وقت جو مسلم لیگ نون کا دور تھا, اگر آپ قیمتوں کا تقابلی جائزہ لیں تو زمین آسمان کا فرق ہے. 5.8% گروتھ ریٹ تھی اس وقت, اور آج 0 ہے. تو میرے دوستو, یہ الیکشن کو آپ اس نظر سے نہ دیکھیں, یہ آج عوام کی امنگوں کے مطابق
قومی اسمبلی کے جو ممبران ہیں انہوں نے اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کیا۔ حمزہ صاحب اب یہ بتا دیجیے گا کہ طریقے عدم اعتماد آپ لے کر آئیں گے عمران خان کے خلاف یا پھر جو ہے کہ لانگ مارچ کی طرف جائیں گے، آپ کس کا جواب دیں گے؟ ابھی پی ڈی ایم کا اجلاس آج کل میں ہونے والا ہے، تمام تر چیزیں وہاں پر ڈسکس ہوں گی اور مستقبل کا لائے عمل جو ہے وہ چند دنوں میں انشاءاللہ تعالی مشاورت سے مرتب کر کریں گے۔ پنجاب اسمبلی میں اب نیشنل اسمبلی اور پھر سینٹ میں چینج ہو رہی ہے، پنجاب اسمبلی میں کوئی چینج ہونے جا رہی ہے، کوئی ارکان آپ کے ساتھ ہیں؟ پنجاب حکومت کی بات کر رہے ہیں کہ دیکھیں پنجاب حکومت، میں نے آپ سے اس طرح کہا کہ ہم اکیلی جماعت نہیں ہیں، ہمارے ساتھ پی ڈی ایم میں 11 جماعتیں ہیں جن کا سربراہی اجلاس جو ہے وہ چند دنوں میں ہونے جا رہا ہے، تو میں اپنا جو ہے نا وہ آپ کو کہوں گا کہ چند دن انتظار کریں، انشاءاللہ تعالیٰ پی ڈی ایم جو ہے اپنے پلیٹ فارم سے اچھے فیصلے کرے گی۔ لانگ مارچ کے حمزہ شہباز اس وقت لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، خواتین حضرات، اور ہم آپ کے سامنے وہ گفتگو براہ راست دکھا رہے تھے، کہہ رہے ہیں جناب یہ جو مومنٹم ہے وہ اس وقت بلڈ اپ ہو چکا ہے۔ اب جناب آپ کو لے کے چلتے ہیں گوجرانوالا، اور گوجرانوالا میں جناب ایک ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر اسد صاحب، ان کی 14 سالہ بیٹی فاطمہ کینسر جیسے موذی مرض میں مبتلا ہو کر اس جہان فانی کو چھوڑ گئی۔ اس وقت وہ 9ویں جماعت کی طالبہ تھی اور فاطمہ کی خواہش تھی کہ وہ نادار لوگوں کی مدد کرے اور کوئی شخص بھوکا نہ سوئے۔ ویسے شفاعت کہتے ہیں نا کہ اولاد اپنے ماں باپ کا نام روشن کرتی ہے، لیکن آج ہم ان ماں باپ کے بارے سے بات کریں جو اپنی اولاد کا نام روشن کر رہی ہے، چاہے اولاد اس دنیا میں ہو یا نہ ہو۔ فاطمہ تو چلی گئی، لیکن فاطمہ کے بعد فاطمہ سے ویلفیئر کلینک جو ہے یہ شہر بھر میں کام کر رہا ہے، جس کے تحت نہ صرف مستحق خاندان بلکہ ایک سرکاری اسپتال میں بھی تمام مریضوں کے تیمارداروں کو 2 وقت کا کھانا دیا جاتا ہے۔ کسی بھی گھر کا کرایہ ہو، بیواؤں اور طلباء کے لیے ماہانہ وظائف ہوں، فاطمہ سب کے لیے انتظام کر کے گئی ہے۔ اور گوجرانوالا شہر میں مختلف مقامات پر الیکٹرک کولرز لگوائے گئے ہیں، یہاں تک کہ پرندوں کے لیے بھی دانہ پانے کا خیال رکھا جا رہا ہے۔ اور فاطمہ ایک بہادر اور ایک باصلاحیت بچی تھی، اور جو اس کا خواب تھا شفاعت، وہ اس کے والد ڈاکٹر اسد امتیاز نے جو ہے وہ پورا کیا ہے۔ جناب اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں خود ڈاکٹر اسد امتیاز جو فاطمہ کے والد ہیں، انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب اٹس سچ این آنر کہ آپ ہمارے شو پر موجود ہیں۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم فاطمہ کے حوالے سے اپنے ناظرین کو کچھ بتا سکیں۔ ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ اگر آپ فاطمہ کی کچھ یادیں، کچھ باتیں ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باخبر سویرا کے ویورز کو میرا سلام، اور تعارف آپ نے میرا کرا دیا، لیکن اب میرا تعارف اور پہچان بطور ڈاکٹر کم اور فاطمہ اسد کے حوالے سے زیادہ ہے۔ اور میں اس ضمن میں یہ کہوں گا کہ آج جو میں آپ کے درمیان بیٹھا ہوں، اللہ نے مجھے یہ جو عزت بخشی ہے، تو جب اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی دعا اور کسی نیک عمل کی کوالٹی کی منظوری ہو جاتی ہے، نو میٹر ہاؤ اسمال اٹ از، یا کسی وش کی، تو وہ پھر اپنی مخلوق کو بھی سے بھی منظوری کروا دیتا ہے، اور وہ آپ کو اپنی مخلوق کو آپ کی حوصلہ افزائی اور آپ کی محبت اور آپ کا بازو بنا دیتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں اس زمن میں سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا ہمارا بازو ہے یہ جو گڈنس کا میسج پروپیگیٹ کرنے میں۔ تو دیکھیں ہم گوجرانوالا میں فاطمہ اسد ویلفیئر پروگرام، یار مددگار گوجرانوالا، فاطمہ اسد روٹی بینک کے بینر کے تلے بغیر کسی پبلک ڈونیشن لیے اور اپنی مدد آپ کے تحت لائک مائنڈڈ لوگوں کے ساتھ اپنے حصے کی شمع جلا رہے ہیں۔ اور جلا کیوں رہے ہیں؟ کیونکہ جو جانے والی ہے جاتے ہوئے چراغ بجھا کر نہیں گیا، اس نے جاتے ہوئے کہا، اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ بلیس کیا کہ اس کا فلمی انداز میں اس کی لاسٹ آخری بریتھ تک اس کا برین ایکٹیو تھا۔ شی واز سو بریلینٹ اینڈ شی واز اسمارٹ، شی واز ایوارڈڈ، اور جی بریو، ویری بریو، بالکل آپ نے صحیح کہا۔ میں ٹیک ہوم میسج یہاں پہ یہ بھی دوں گا کہ وہ اتنی بریو تھی کہ اس نے ان دا لائن آف فائر شی نیو کہ ڈیتھ میں بی آن ہر وے، شی نیو آل دا پروگنوسس، اور پھر بھی اس نے کوئی سیلف پیٹی کا اظہار نہیں کیا، جو بھی جاتا تھا اس کے سامنے وکٹری کرتی تھی۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت میری والدہ کو بھی، میری یہ تصویروں میں آپ میری والدہ بھی دیکھ رہے ہیں، وہ بالکل ٹھیک تھی۔ فاطمہ سے پہلے ان کو کینسر ڈائگنوز ہوا، ابھی ان کا کینسر کا ٹریٹمنٹ چل رہا تھا، فاطمہ کو کینسر ہو گیا۔ تو میں جب مجھے یہ پتہ چلا تو میں نے اپنے
सेक्रेटरिस्ट को फ़ोन किया अपने कोलीग को कि मैं इन 2 महासों पे कैसे लड़ूंगा, तो उसने मुझे कुछ एंटी डिप्रेशन वगैरह एडवाइस कर दी। आई थॉट कि आई एम गोना कोलैप्स, लेकिन वो उससे मैं थोड़ा और ड्राउजी हुआ। मैंने फिर ये सोचा कि इसको मुझे अटरली सबमिट करना पड़ेगा अल्लाह ताला की विल पे। बिल्कुल, वो मैंने फेंक दी और उसके बाद एक नया सफ़र शुरू हुआ। और मैं ये कहूँगा कि फातिमा जो है उसकी करेज ने और उसके बाद उसने जो उसकी एफिनिटी थी चैरिटी वर्क को, हत्ता कि एक दफ़ा उसने अपनी माँ को कहा कि मामा मेरी ख्वाहिश है कि मेरे चैरिटी वर्क के ना बिल बोर्ड्स लगे हों। तो पता नहीं कबूलियत का वक्त था या क्या होना, तो उसने जाना तो था, ठीक है। और आज वो वक्त आया, अल्लाह ने दिखाया कि वो जब मैंने फातिमा असद वेलफेयर फ्री क्लिनिक्स शुरू किए तो उसके बिल बोर्ड्स भी लगे। और क्या उसके कहते अलावा डॉक्टर उसको साहब, ये खाना खिलाने बिस्मिल्लाह का आपने बहुत कहाँ शौक से था। की ये फातिमा को ट्रिब्यूट पेश करने, क्योंकि देखिए ये वो काम आपने कर दिया अपनी बेटी के लिए जो कि फातिमा को हमेशा जिंदा और जावेद रखेगी। शुरू आपने कहाँ से की, पहले आपने किस चीज़ से आगाज़ किया? देखिए शुरुआत ये हुआ कि सबसे पहले तो फातिमा की डेथ के बाद मैंने उसके साथ मेरी जो चैट थी ना, मैं वो मैं गो थ्रू हो रहा था, उसमें फातिमा ने उसको मैंने कहा था कि मैं तुम्हें ना iPhone X गिफ्ट करने लगा हूँ। तो उसने मुझे कहा, वो शी गॉट रियली एक्साइटेड, और उसके बाद उसने कहा कि मुझे लगता है मैं बीमार इसलिए हुई हूँ कि मुझे आईफोन मिले। और जब मैं लेने गया तो पीछे से उसका मैसेज आ गया कि बाबा आप रहने दें, एमी पैसे ज़ाया करने वाली बात है। हालांकि शी वॉज ऑल वेल एट दैट टाइम, हॉस्पिटल में थी। आप इससे, मैंने कहा क्या क्यों, कहती आप इससे किसी की हेल्प कर दें, ये मेरे पास अभी भी स्क्रीन शॉट उसका है। मैंने कहा वी कैन डू बोथ, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पहले भी की है। तो वहाँ कहती अब इतने लोग हैं यहाँ पे पुअर, किसी के मंथ का राशन दे दें, किसी का हाउस रेंट दे दें। वो मुझे क्लिक किया, और पता नहीं अल्लाह ताला ने मेरे ज़हन में कैसे डाला, और मैंने अकेले सफ़र शुरू किया। हत्ता कि जब मैंने ये शुरू में किया था तो बहुत सारे लोग जजमेंटल थे कि ये शायद मेरा ग्रीफ प्रोसेस है, और मैंने अपना ध्यान बटाया है सारी चीज़ें। और उस सबसे पहले मैंने फातिमा से दस्तरख्वान शुरू किया, जिसका स्लोगन आए मिलकर खाना खाएं, आपने दिखाया भी है स्क्रीन पे। वो फातिमा ने खुद सजेस्ट किया था, और वो खाना खिलाने में एफिनिटी रखती थी। तो वो मैंने यकीन माने 5 लोगों से शुरू किया। फिर अल्लाह ताला ने मुझे जगह का भी बंदोबस्त करवा दिया, और इन द हार्ट ऑफ सिटी जो मजदूर वगैरह वहाँ पे खराते काफ़ी काम करते थे। फिर वो ये लॉक हमने इतना बड़ा काम करिए, एक्सपेंसेस आप पूरे कैसे करें ये बताएं। जी बिल्कुल, यही मैं बता रहा हूँ ना कि अल्लाह ताला फिर दूसरे लोगों को भी इसमें लगा देते हैं। हमने फिर मेरे कॉलीग्स हैं, मेरे सीनियर्स हैं, मेरे जूनियर्स हैं, एक्सपेट्रियाट्स हैं, बैरून मुल्क पाकिस्तानी, यकीन माने बहुत दर्द दिल रखते हैं अपने ज़रूरतमंद लोगों का। मेरे रिश्तेदार भी हैं, मेरे पेशेंट्स इवन, वो सारे जो जिसे कहते हैं दिए से दिया जलता जाए, वो अपनी मदद आपके तहत वो जो है ना वो कह देते हैं जी हमारी तरफ से ये। फॉर एग्जांपल जो फातिमा से रोटी बैंक है, उसकी मुझे स्टिमुलस कैसे हुई कि मैं और मेरी वाइफ वो भी डॉक्टर है, हमारा CMH में पिंडी में फातिमा के इलाज चल रहा था, 10 किलो वजन कम हो गया था। यानी कि देखें खाना घर से आने में पूरा एक बंदा चाहिए, डिवोशन चाहिए। और बाज़ दफ़ा मैंने नोट किया कि कैंटीन्स बाज़ दफ़ा हॉस्पिटल्स में दूर दूर होती हैं, और बाज़ हॉस्पिटल्स में तो हैं भी नहीं मेयारी। तो मैंने नोट किया जब फातिमा का खाना आता था तो हम उससे पेट भरने के लिए 2 लुकमे लगा ही लेते थे। तो मैंने फिर इसको रेसिप्रोकेट किया, क्योंकि टेबल के इस तरफ और उस तरफ बड़ा फ़र्क होता है। जब आप एज ए डॉक्टर फील कर रहे होते हैं, और जब आप एज ए अटेंडेंट और पेशेंट होते हैं, फिर आपका कंपैशन आपको बताता है कि की पाविक दी है। तो हम फिर मैंने सोचा कि मैं हॉस्पिटल में, हमने सिविल हॉस्पिटल गुजरांवाला में 700 बेड्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करे डॉक्टर साहब आपकी खिदमत ऐसी बढ़ते रहें, आप अपनी बेटी फातिमा असद का नाम ऐसे ही रोशन करते रहें, और आप इंसानियत की ऐसी खिदमत करते रहें जैसे आपकी बेटी फातिमा का ख्वाब था। बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर असद इम्तियाज़ हमारे साथ मौजूद। बात मतलब ऐसी भी एग्जाम्पल्स हमारे मुआशरे में होती है कि वो टूटे नहीं, इनफैक्ट उन्होंने कहा जो टूटे में ना मुझे उनको बहुत बड़ी बात है जी। जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं ना, टेबल के इस तरफ और उस तरफ आने में आपका व्यू पॉइंट चेंज हो जाता है, आपका अंदाज बदल जाता है। और बिलाशुबा जैसे जितने जज्बे के साथ डॉक्टर साहब अपनी बेटी का नाम ले रहे हैं, खुदा ऐसे वालिदैन को सलामत रखे, और किसी भी वालिदैन को खुदा औलाद का दुख ना दिखाए। यहाँ लेते हैं ख़वातीन के साथ एक छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं जनाब आपको बाखबर सवेरा में। और आज हम बात करेंगे दौड़ने की। भागें नहीं भागें, अच्छा चले। शबाज, भागने के लिए ना एक प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, एक ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है जो हमारे यहाँ लैक करती है। तभी आपने देखा नहीं कि यहाँ पे जो पुलिस के और जो बाकी जो एजेंसी वाले जो भी टेस्ट ऐसे होते हैं तो लोगों की ट्रेनिंग नहीं होती है, और
अनफॉर्चुनेटली लोगों की किसी घी एजेंसी में आज तक टेस्ट नहीं हुआ, ये मदिया बिल्कुल झूठ बोल रही है। ट्रेनिंग किसी घी एजेंसी में, आपने कहा ना पुलिस या एजेंसी, किसी रियल एस्टेट एजेंसी में आज तक कभी एंट्री टेस्ट नहीं हुआ, कभी किसी आटा एजेंसी में, गंदम एजेंसी में, चीनी एजेंसी। कीमतों की दौड़ तो होती है ना, वो तो ली जाती है, वो तो उन्होंने खुद ट्रेन किया होता है। ये अब आई ना आप नुक्ते पे, तो जनाब इस वक्त मदिया ने नुक्ता दिया, और वो नुक्ता ये है कि दौड़ना जो है वो भी एक आर्ट है। और आर्ट कैसे, कि ऐसे नहीं कि आप जो चपलियां जो हैं वो दबाएं बगल में और दर 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 दौड़ना शुरू करें, ऐसे नहीं होता, ये एक साइंस है। बताएं फिर लोगों को। बिल्कुल शफात, लोगों को बताने की ज़रूरत है। देखिए क्योंकि जब आपने पुलिस या किसी भी ऐसे सिक्योरिटी के महकमे जो आपने जाना होता है, सर्व करना होता है आपने, तो वहाँ पर रेस का इम्तिहान काफ़ी ज़्यादा लाजमी होता है। मगर दौड़ के उसूल क्या हैं, इसकी कवायद क्या हैं, बेशतर नौजवान तो लोग जानते ही नहीं है। गुज़िश्ता दिनों एक नहायत अफसोसनाक वाक़या पेश आता है सियालकोट में, जिसमें भागते भागते नौजवान अपनी ज़िंदगी की दौड़ ही हार गया। और माहिरीन के मुताबिक फ़िज़िकल फ़िटनेस के मरहले से गुजरने के लिए ज़रूरी है कि नौजवान पहले से उस हवाले से टिप्स लें। और हमारे यहाँ यही होता है कि जब इन तमाम से लोगों को जब ट्रेनिंग के प्रोसेस से नहीं गुजारा जाता, और जब डायरेक्ट आप उनका टेस्ट लेते हैं, और काफ़ी किलोमीटर की रेस है जिसमें आपको भागना है। अभी भी आप देख रहे हैं ना कि किस तरीके से ग्रीन बेल्ट पे आके लड़का बैठ गया क्योंकि ही वॉज आउट ऑफ ब्रेथ। तो ये प्रॉपर प्रैक्टिस, जो मैराथन में भाग रहे होते हैं ना, उनके पीछे सालों की मेहनत होती है। मदिया यहाँ ये बताने की ज़रूरत है, रनिंग एक इवेंट नहीं है, हाँ। रनिंग एक लाइफस्टाइल है। यस। तो अगर आपके लाइफस्टाइल का हिस्सा है कि आप भागते हैं, आप बाकी एक्टिव फिजिकल एक्टिविटी, जिम जाना, इससे रनिंग का ताल्लुक नहीं। रनिंग इज एन ऑल टुगेदर डिफरेंट बिजनेस। और रनिंग कैसे की जाती है, इसमें मेरे ख्याल में हमें किसी खातून से टिप लेनी पड़ेगी। बिल्कुल शफात, और खातून भी ऐसी जिसे दुनिया जानती है, पाकिस्तान की तेज़ तरीन एथलीट नसीम हमीद जो है मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम नसीम, वेलकम टू बाखबर सवेरा। नसीम, आपने मेरी अभी शफात की भी गुफ्तगू भी सुनी, और सियालकोट में जो वाक़या हुआ था वो आई एम श्योर वो आपकी भी इल्म में है। दौड़ने या रेस में हिस्सा लेने के लिए सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसी कौन सी तैयारियाँ हैं जो कि हमें करनी चाहिए, जो कि हम देख रहे होते हैं, कैसे जब भी कोई बड़े मुकाबले हो रहे होते हैं रेस के, उसमें यही कुछ हो रहा होता है, जब भी हमने नाज़रीन के साथ शेयर भी किया है। रेस में हिस्सा लेने के लिए या किसी भी इवेंट के लिए जो तैयारी होती है, पहले तो आपको आपका स्टैमिना बनाना पड़ता है। लाइक आपको बहुत सारी जॉगिंग एक्सरसाइज करनी पड़ती है, जिसके लिए मतलब नॉर्मली लोगों को नहीं पता होता। समटाइम लोग समझ रहे होते हैं कि भागना बहुत आसान काम है, या फॉर एग्जांपल अगर आप 1 माइल भाग रहे हैं तो आपको ये आइडिया नहीं होता कि इसमें कितने राउंड लगेंगे, कितना मीटर है। तो वो बहुत ज़रूरी होता है। मतलब हम देखते हैं कि एथलीट्स भी होते हैं ना, नॉर्मली अगर हमें अपनी बात करूँ कि जब मैं खुद किसी इवेंट की प्रैक्टिस करती थी और कोई इवेंट आ रहा होता था, तो हम लोग 6-6, 8-8 महीने पूरा ट्रेनिंग में लगे रहते थे, पता चल रहा होता था, क्योंकि हम लोग एक सेकंड, एक फ्रैक्शन के लिए हम लोग एफर्ट कर रहे होते थे कि जो हमने टाइम देना है वो टाइम बेस्ट हो। तो उन रेसेस की वजह से हमें अपना टाइम, जो हमने टारगेट्स बनाए होते थे, हमें भी मुश्किल होता था जो हमारे टाइम्स होते थे उसको ब्रेक करना। तो पहले तो आपको स्टैमिना करना पड़ता है, जिम एक्सरसाइजेस करनी पड़ती हैं, इंडोरेंस वर्क करना पड़ता है, अच्छी डाइट लेनी पड़ती है, रेस्ट करना पड़ता है, और आपको पता होना चाहिए कि अगर आप किस इवेंट की प्रैक्टिस कर रहे हैं और उसमें कितनी एफर्ट लगने वाली है, कितने राउंड्स लगने वाले हैं, तो उसके हिसाब से ट्रेनिंग करनी चाहिए। और क्लोथिंग का बड़ा इसमें, आपकी डाइट का बड़ा जो है वो एक बड़ा हिस्सा है। फिर आपका जूता जो है वो रनिंग पोस्चर भी बड़ा मैटर करता है। तो ज़रा इस हवाले से भी ज़रा बताइएगा कि ये लोग जो ज़रा इवेंट पे जाने से पहले जो है वो खाना शाना खा लेते हैं, या पता नहीं जो है ना कोई अपने आप को, ये जूते मुनासिब नहीं पहनते हैं, रनिंग के जॉगर्स ही और होते हैं। एग्जैक्टली, रनिंग का शू बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। तो ज़रा उस हवाले से बताइएगा। खाने पीने के हिसाब से अगर बात करें ना आजकल के लोग वो फिटनेस का मकसद ही नहीं पता। मतलब फिटनेस करनी कैसे है, क्या है। अगर किसी रेस के लिए जा रहे हैं तो खाना पीना ज़रूरी नहीं है। अगर आप खा लेंगे तो आपको, मतलब आपने खाना खा के रेस लगानी है, फॉर एग्जांपल आपने 400 मीटर लगाना है, तो 400 मीटर्स कह लें कि वो कहते हैं ना, हमारी स्पोर्ट्स लैंग्वेज में हम बोलते हैं एक दुनिया का चक्कर होता है। तो उसमें कान, आँखें, नाक ये सब बंद हो चुके होते हैं। आपको पता चलता है कि 400 मीटर होती क्या, बहुत टेक्निकल इवेंट होता है। 400 मीटर को जीतने के लिए भी बहुत सारी एफर्ट करनी पड़ती है। और खाना पीना तो मतलब रेस से पहले कौन खाता पीता है। मतलब आप टाइमिंग, अगर आपका फॉर एग्जांपल शाम 4 बजे है तो एटलीस्ट आपको 12-1 बजे खाना खा लेना चाहिए, जिसके हवाले से आपको पता चले कि आप रिलैक्स होके जा रहे हैं।
اور ریس جو ہے نا دماغ سے کی جاتی ہے, کھانے پینے سے نہیں کی جاتی, کیونکہ کھا پی کے تو آپ بھاگ ہی نہیں سکتے, کیونکہ آپ کو اگر آپ کھانا ہی ہضم نہیں ہوگا اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کی ریس کتنی بڑی ہے, یا آپ کو اسپیڈ میں بھاگنا ہے, یا آپ کو لانگ ریس کرنی ہے, تو آپ کو بالکل بھی آئیڈیا نہیں ہوگا. تو اس لیے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ کھا لیں گے پی لیں گے طاقت آ جائے گی, تو کھا پی کے اگر آپ بھاگیں گے تو آپ کو کچھ اور ہی پرابلم ہوگی, مطلب آپ گر بھی سکتے ہیں. یا ایسا ہی ہم نے ایسا دیکھا ہے, موسٹلی لوگوں کو لگتا ہے جی کہ جیسے بہت سارے لوگ ڈائٹ کر رہے ہوتے ہیں یا ایکسرسائز کرنے کے لیے جم بھی جا رہے ہوتے ہیں, تو ان کو لگتا ہے کہ جی ہم اگر اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو ہم اگر جم اسکپ کر دیتے ہیں, ہم رننگ کر لیتے ہیں. بہت سارے موٹے لوگوں کو ہم نے دیکھا بھی, ان بیچاروں کو یہی لگ رہا ہوتا ہے پرسیپشن کہ دوڑ سے وزن کم ہو جائے گا. کیا یہ پرسیپشن درست ہے؟ موٹا انسان بھی بھاگ سکتا ہے, لیکن اگر اس کا اسٹیمنا بن جائے, پہلے وہ واک اسٹارٹ کرے, پھر لائٹ جاگنگ اسٹارٹ کرے, پھر جب وہ اتنا مینٹین کر لے اپنے آپ کو, اس کو لگتا ہے کہ اب وہ جاگنگ پلس رننگ کر سکتا ہے, تو پھر وہ آہستہ آہستہ مطلب 5 منٹس ابو کرے, 10 منٹس ابو کرے. یعنی کہ ایک ساتھ ایسا نہیں ہوگا کہ موٹا انسان آئے اور وہ سوچے کہ آج میں نے 100 میٹر لگا لینا ہے, تو 100 میٹر تو ان سے نہیں بھاگے جائے گا, کیونکہ نیز میں پرابلم آ جائے گا آپ کے, آپ اتنی ایفرٹ کر کے بھاگیں گے. تو ہر چیز کا اسٹیپ بائی اسٹیپ پروسیس ہوتا ہے, تو ایزی لے کے چلیں. پہلے آپ واک اسٹارٹ کریں, پھر لائٹ جاگنگ اسٹارٹ کریں, پھر جاگنگ پلس پر آئے, تو پھر اس سے جو ہے موٹے انسان بھی اچھی رننگ کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ جناب. حمید خواتین و حضرات ہمارے ساتھ موجود تھی, بتا رہی ہیں کہ جناب آپ پہلے اپنی رننگ کو سمجھیں, پہلے اپنے ٹریک کو سمجھیں, آپ نے کتنا بھاگنا ہے. 400 میٹر بھاگنا ہے, اس کی ٹریک, اس کی ایکسرسائز, اس کی رننگ, وہ ڈیش کہلائے گی, وہ بالکل مختلف ہے. اگر آپ نے 1 یا 1.5 کلومیٹر یا 10 کلومیٹر دوڑنا ہے, وہ بالکل مختلف چیز ہے. اور اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ کا ردم, آپ کا ردم. ایگزیکٹلی جناب, آپ کا ردم, آپ کے سانس کا ردم, آپ کی ٹانگوں کا ردم, آپ کا اسپیس مینٹین رہنا, یہ سب چیزیں جب ردمائز ہوتی ہیں تو اس کے بعد انسان رننگ, کیونکہ یو کین ناٹ رن کنزیکٹیولی, آپ کو کہیں بریک لینا ہوتا ہے, کہیں آپ اسپرنٹ کرتے ہیں, پھر کہیں رکتے ہیں, تاکہ آپ کو جو سانس بھی ہے نا, اپنے ہارٹ کی ہیلتھ بھی دیکھنی ہوتی ہے, اور ہارٹ کی ہیلتھ تبھی بنتی ہے جب آپ یہ تمام چیزیں پہلے پریکٹس کرتے رہو. اس لیے میرے خیال سے شفاعت, چاہے وہ پولیس کا ٹیسٹ ہو, کسی کا بھی, یہ اس بات کو پہلے انشور کرنا چاہیے کہ کیا پہلے آپ ٹریننگ لے رہے تھے. ایسا نہ ہو کہ بھاگنے کی وجہ سے, ٹیسٹ کی وجہ سے آپ اپنی زندگی کی, جیسے ہم نے دیکھا بھی یہ لوگ ہار جاتے ہیں. خیر جی, اب ذرا آگے بڑھتے ہیں, آپ کو تھوڑا سا موڈ ہم لوگ لائٹ کرتے ہیں. ٹک ٹاک پہ جناب آپ نے دیکھا کیسی کیسی ویڈیوز آتی ہیں, بچے بھی آج کل ویڈیو کیسی, مطلب لوگ مجھے جب میرے جب, کیونکہ آئی ایم ناٹ آن ٹک ٹاک, تو جب کوئی ٹک ٹاک کا نام لیتا ہے تو مجھے لوگ یہی نظر آ رہے تھے کہ لوگ ناچ رہے ہیں, گا رہے ہیں. اور سم ہاؤ شفاعت, سوری ٹو سے, میں نے پاکستان میں لوگوں کو ٹک ٹاک پہ صرف ناچتے گاتے ہوئے دیکھا ہے. ہم نے کرونا سے آگاہی کے لیے ٹک ٹاکرز کا استعمال کیا, وہ بھی ناچ رہے تھے. نتھنگ برفیلے, آپ کو کچھ نہیں پتا. وہ ایسے کہ آپ نے ایک صاحب ہیں ٹک ٹاک پہ آئے ہوئے پاکستان میں, بہت ماشاءاللہ ان کا 6.5 فٹ کا قد ہے, ڈشکرے, یہ بڑی بڑی داڑھی, اور وہ ٹک ٹاک پہ آ کے صرف یہ کر کے زبان باہر نکالتے ہیں اور اس کا سلومو بناتے ہیں, اور وہ کسی سے بھی کرواتے ہیں یہ کام. ملتان سے ان کا تعلق ہے, تو وہ آپ ڈھونڈ لے, پتہ نہیں کیا نام ہے. پیچھے چھوڑ دیا, چھوٹی سی بریک لے رہے جناب, ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ مدیحہ کی شکل پہ تھوڑا سا صدمہ ہے تو کوئی بات نہیں جناب, بریک میں میں نے کو صرف تھوڑی ٹک ٹاک کی سیر کرائی ہے اور ابھی اس وقت تھوڑے صدمے میں. خیر جناب, آپ صدمے میں نہ رہیں, کیونکہ آج ہم آپ کے سامنے اچھی خبر شیئر کرنے جا رہے ہیں. ہم الحمدللہ پورے 2 سال کے ہو گئے ہیں. دیکھا, ہمارے دانت بھی پورے نکل آئے ہیں, ہمیں چلنا بھی آ گیا, ہم نے دوڑنا بھی سیکھ لیا ہے. جسٹ بیکاز آف یو, آپ لوگوں کی سپورٹ کے بغیر کچھ ممکن نہیں ہو سکتا. بڑے مزیدار ہم نے شروع کیا جناب, اور ہمیں لگتا ہے کہ انفیکٹ مجھے دل میں ہے تھوڑا بہت کہ ہم نے لوگوں کی نا بڑی خدمت بھی کی, ہم نے لوگوں کو انٹرٹین بھی کیا. کیونکہ شفاعت اس 2020 کا پورا ٹائم واز ویری ڈپریسنگ, ہم لوگوں کے لیے بھی بہت زیادہ ڈپریسنگ تھا. آف کورس مطلب شفاعت ہی وینٹ تھرو کرونا, میری پوری فیملی میں, بٹ ہم نے آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا, کیونکہ ہمیں پتا تھا ہم بھی ڈپریس ہیں اور آپ بھی ڈپریس ہیں, اور ہم سب کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے. میں یہاں پہ خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا پوری ایئر وائی کی مینجمنٹ کو, ایئر وائی ٹیم کو, اور ساتھ خاص طور پہ مدیحہ نقوی کو. آپ نے 2 سالوں میں برداشت کیا, یا آپ کو ہو سکتا ہے شاید کچھ عرصہ مزید بھی کرنا پڑے, بٹ اینی وے جناب, آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی کل. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ ناصر. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.